पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 8 दिन का वक्त गुजर चुका है। आज 30 तारीख है, इस महीने का अंत हो रहा है आज। और इस पूरे 8 दिन में जो तमाम घटनाक्रम हमने देखा, जिस तरीके से भारत की ओर से रिटेलिएट किया गया और जिस तरीके से जो है पाकिस्तान को घेरा गया और जिस स्ट्रेटेजिक तरीके से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने की कोशिश की गई है, वो अपने आप में काबिल तारीफ भी इसको कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके के कड़े और बड़े एक्शन भारत सरकार की ओर से लिए गए हैं, उससे पाकिस्तान की कराहें निकल गई है। सिंधु जल संधि जो थी उसको सस्पेंड किया गया। इसके अलावा अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया। अल्टीमेटम दिया गया पाकिस्तानी नागरिकों को जो भारत के अंदर थे, उन्हें बाहर निकल जाने को कहा गया। यहां तक कि जो ऐसे पाकिस्तानी लोग जो यहां पर मेडिकल वीजा लेकर के पहुंचे हुए थे, उनको भी जो है सख्त हिदायत दी गई कि भारत को खाली कर दीजिए, अब बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद हैरत वाली बात यह है कि पाकिस्तान की जो हेकड़ी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो यहां पर जो है हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर गहराई से बातचीत करने के लिए हमारी खास मेहमान नाजिया इलाही खान जी हमारे साथ मौजूद है। नाजिया के बारे में परिचय देने की बहुत आवश्यकता नहीं है, बहुत जाना माना चेहरा है। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है, भारतीय जनता पार्टी की प्रखर वक्ता के तौर पर जानी जाती है और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की मीडिया में भी इनके नाम के खूब चर्चे रहे हैं। वहां के पैनल्स में जो है जिस तरीके से पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ाती है, आप आज उसकी बानगी देखने वाले हैं। नाजिया जी, स्वागत है आपका। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी, यहां पर देखिए, जो जिस संजीदा मसले के ऊपर हम लोग यहां पर आज बातचीत करने के लिए जुटे हुए हैं, बेशक से चेहरे पर कुछ मुस्कान जरूर है, लेकिन दिल बहुत दुखा हुआ है, आत्मा बहुत दुखी हुई है। जिन 26 लोगों को मारा गया, जिस नृशंस तरीके से मारा गया, उसको हिंदुस्तान जो है कभी भुला नहीं पाएगा। पाकिस्तान जो है लगातार पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। नाजिया जी, पाकिस्तान लगातार बोल रहा है कि हमको सबूत दो, हमको सबूत चाहिए। किस तरह का सबूत आखिर वो चाहता है? क्योंकि जब हमने 26/11 का हमला देखा, वहां पर हिंदुस्तान ने सबूत के नाम पर तैयार करके जो है पुलिंदा दिया था, कागजात का डोजियर तैयार करके दिया था। उस डोजियर के ऊपर पाकिस्तान ने बोला था हम कैसे यकीन कर ले इसके ऊपर, ये तो सिर्फ एक लिटरेचर है, ये बोल करके उनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। अब किस तरह के जो है यहाँ पर सबूत की मांग कर रहे हैं? मुझे आज सरदार पटेल जी की कलकत्ता में दी हुई एक स्पीच याद आ गई जो उन्होंने 1948 में दिया था और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि भारत के जिन मुसलमानों ने भारत के कलेजे को चीर करके इस्लामिक पाकिस्तान बनाने में जिन्ना की मदद की, आज रातों रात जो रह रहे हैं भारत में 3 करोड़ से ऊपर मुसलमान, हम उनकी ईमानदारी पर भरोसा कैसे कर लें। पाकिस्तान की हालत राम जी कुछ वैसी ही हो गई है जैसे शहबाज शरीफ की हो गई है। शहबाज शरीफ को बवासीर हो चुका है और वो रातों रात हॉस्पिटलाइज्ड हुआ और ना वो उठ पा रहा है, ना बैठ पा रहा है और ना चल पा रहा है। और ऐसी ही हालत पाकिस्तान की हो चुकी है, पूरे पाकिस्तान को बवासीर हो चुका है। क्योंकि मोदी ने जैसे ही बौद्ध की धरती से और पटना की धरती से खड़े होकर के ये कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, उसी वक्त पाकिस्तान को समझ में आ चुका कि ये कब्र में दफन करने की बात कर रहा है। क्योंकि उरी के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ये कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो ये गधे बेचने वाले लोग पाकिस्तान में जो फी सबिलिल्लाह और उम्माह वाले हैं, ये गधे का व्यापार करने वाले, गधेड़ी का दूध का व्यापार करने वाले, अपने दिमाग को गधेड़ा बनाने वाले, ये शायद समझ नहीं पाए थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री सिंधु नदी की बात कर रहे हैं कि तुम खून बहाओगे तो तुम्हारा पानी हम रोकेंगे। और उसी का नतीजा हमने देख लिया पहलगाम हमले। और ये सिला, नाजिया, ये सिला जो है पाकिस्तान ने उस समय दिया जब भारतीय प्रधानमंत्री ने खुले दिल से पिछली सारी राइवलरीज को भुला करके, मुझे वो दिन याद है साल 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जब नए प्रधानमंत्री बने थे, एक भाषण में उन्होंने खास तौर से खुले दिल के साथ सारी राइवलरीज को भुला करके एक बात कही थी कि आओ पाकिस्तान, हम अगर लड़ना चाहते हैं तो लड़ते हैं गरीबी के खिलाफ, अगर हम लड़ना चाहते हैं तो लड़ते हैं हम अपने करप्शन के खिलाफ, अगर लड़ाई करनी चाहते हैं तो करते हैं हम लोग अपने देश की कुव्यवस्था के खिलाफ। तो इस तरह के खुले दिल के मिजाज वाले जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने जो है पाकिस्तान को इस तरह का दोस्ताना न्योता दिया था कि अगर जंग लड़नी ही है तो जंग का स्वरूप दूसरा कर दे और क्यों ना इस जंग को एक नई परिभाषा दे दे। लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरत से मजबूर है,
जिस तरीके से जो है इन्फिल्ट्रेट करते रहे हैं उसके घुसपैठिए, और जिस तरीके से भारत के सामने जो है चैलेंजेस यहां पर पैदा करते रहे हैं, भारत आखिर कब तक और किस सीमा तक के, किस हद तक जाकर के इसको बर्दाश्त करता रहेगा? आखिर वो पैमाना भरने लगा है। 26 मासूमों को उनका धर्म पूछ पूछ करके मारा गया, जिन्होंने जान बचाने के लिए कहा कि हम मुस्लिम हैं, उनके कपड़े उतरवा दिए गए, उनका कच्छा उतरवा दिया गया, उनका खतरा देखा गया कि वाकई ये मुसलमान है कि नहीं। आखिर ये किस तरह की नफरतें हैं? आखिर पाकिस्तान जो है ये सब कुछ जो पनपा रहा है, और ये बात तो जग जाहिर है कि आतंकवाद का जो एपिसेंटर है पूरी दुनिया मानती है पाकिस्तान है। तो यहां पर पाकिस्तान को झिझक क्या है आखिर इस बात को कबूल करने में, और क्यों आखिर वो भारत से जो है सबूत पे सबूत मांगी जा रहा है? मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल एक साथ किए हैं और मैं इसको पूरे क्रिस्टल क्लियर और प्रूफ के आधार के साथ मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। कश्मीर की कश्मीरियत को पहले समझना पड़ेगा, और जिस हिसाब से 5 लाख से ऊपर भारत की बेटियां जो बाबुल भारत के हैं और वो बुलबुल पाकिस्तान की हैं, जिस तरीके से रो रही हैं और कह रही हैं कि भारत की सरकार ने फिर हमें शादी करने की अनुमति क्यों दी, तो भैया आप निकाह करती हैं, आप कोर्ट मैरिज नहीं करती हैं। जो भारत आपको रोकता और भारत की सरकार आपको पनाह देती, फिर भी किसी ने 40 साल, किसी ने 20 साल यहाँ पर भारत की सरकार के राशन और हमारे टैक्स के पैसे की रोटियां तोड़ी हैं और टेररिस्टों को हवा और रोटी बोटी दिया है। पाकिस्तान का झूठ, इसको भी मैं खोलूंगी। पहले कश्मीर की कश्मीरियत को समझते हैं। कश्मीर की कश्मीरियत इस तरीके की बन चुकी है इसी पाकिस्तान में बिहाई हुई बेटियों की वजह से, और पाकिस्तान से लाई हुई बहुओं की वजह से, और पाकिस्तान से लाए हुए दामाद की वजह से, कि कश्मीर की कश्मीरियत 1989 में यासीन मलिक के द्वारा लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने ये पैगाम दे दिया था भारत के सभी लोगों को कि भाई यहाँ पर हिंदू पंडित नहीं रह सकते, और सेम वही पैगाम पहलगाम में दिया गया जब उनका खतना चेक किया गया, जब उनसे कलमा पढ़वाया गया, जब उनसे अजान दिलवाया गया। अब बात आती है कि कश्मीर की कश्मीरियत में अगर सीआरपीएफ मुसलमान होगा तो वो पाकिस्तान की अपनी बहनों की बेटी से शादी करेगा, ये तो देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। 2008 में आए हुए इंडिया पाकिस्तान के मैच को देखने वाला अब्दुल्ला परिवार के नेतृत्व में अगर कश्मीर का पुलिस बन जाएगा, पाकिस्तान का बेअदबी, पाकिस्तान का उग्रवादी और आतंकवादी अब्दुल्ला अपने आस्तीन का सांप बनाएगा और हिंदुओं को मालिक बोलेगा, तो भारत के नागरिक उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस कश्मीर की हो या पुलिस उत्तराखंड की हो या पुलिस बंगाल की हो या पुलिस आसाम की हो, हमारे टैक्स के पैसे से उसको सैलरी मिलती है, और वो पाकिस्तान का व्यक्ति इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आता है और यहाँ पर लापता होकर के अब्दुल्ला परिवार उसको भारत देश का नागरिक घोषित करके उसको पुलिस की नौकरी दिलवाता है। ये भारत के नागरिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बात आती है डॉजियर की। डॉजियर पर अब ये देश नहीं चलेगा। ग्रुप उसको दिया जाता है जिसको पढ़ना आता है। सर्वोच्च न्यायपालिका का सम्मान उसका किया जाता है जो संविधान पर चलता है, और सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान में है वो संविधान पर नहीं चलता है, वो शरिया पर चलता है, वो इस्लाम पर चलता है। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं, 2022 की बात कहूंगी कि 2022 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायपालिका के एक जज ने एक शिया को बेल दिया था, इंटरिम बेल दिया था। आपको पता है मौलानाओं ने क्या किया? उस जज का सर तन से जुदा किया और कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने शिया को बेल दिया। आपको 2023 की बात बताती हूँ कि 2023 में गोली खेलने पर एक डॉक्टर को कत्लेआम कर दिया गया और उसको ड्राइवर नहीं उसका सर तन से जुदा किया। आपको पता है न्यायपालिका पाकिस्तान के कोर्ट ने क्या किया? पाकिस्तान के कोर्ट ने उस ड्राइवर, उस मुसलमान ड्राइवर को अवार्ड दिया और कहा कि तूने काफिर को मौत के घाट उतारा है, तेरे लिए कोई सजा नहीं बनती है। अब आते हैं पाकिस्तान के वार ऑर्गेनाइजेशन, VAR वार ऑर्गेनाइजेशन, जिसने UN से लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट तक ये गुहार लगाया है कि पाकिस्तान के 89% पुरुष जो है वो अपने घर में बेटियों का और भतीजियों का और भांजियों का बलात्कार करते हैं, और बच्चा करवाने के लिए जब सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो बेटियों को पहले ही समझा दिया जाता है कि अब्बा जो है ना वो तेल लगाकर धीरे धीरे करते हैं, बहुत जोर से क्रूरता के साथ नहीं करते हैं। ये पाकिस्तान, अगर इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बेटियों का बलात्कार ये लोग कर सकते हैं तो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर काफिरों की हत्या करना तो सबसे बड़ा और सबसे अव्वल दर्जे का
मुबारक काम है इनके लिए। तो ये डॉजियर पर अब हम नहीं है, ये डॉजियर भेजना, ये पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायपालिका को बताना कि देखो ये है प्रूफ नहीं। अभी आधे घंटे पहले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई है और इसमें राजनाथ सिंह जी थे, अजित डोभाल जी थे, अनिल चौहान जी थे और सर्विस चीफ के जितने भी ऑफिसर थे और तकरीबन 40 मिनट से ऊपर की मीटिंग हुई है जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी है एनएसजी को, सीआरपीएफ को, बीएसएफ को और आसाम के राइफल्स को, जहां पकड़ो वहां मारो, जहां पकड़ो वहां गाड़ो। सबूत होना चाहिए वो आतंकवादी। बिल्कुल, ये उच्च स्तरीय बैठक हुई है। जी उच्च स्तरीय बैठक हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और इसमें जो है तीनों सेनाओं के चीफ थे, सीडीएस भी थे इसमें और जो है देश के सुरक्षा सलाहकार जो है अजित डोभाल साहब वो भी जो है कल रात की बैठक में मौजूद थे। क्या कुछ चर्चा हुई? हालांकि संवेदनशील विषय पर जो है सार्वजनिक उन बातों को नहीं किया गया, लेकिन यहां पर इतना जरूर साफ है कि पाकिस्तान की ओर से जो गतिविधियां जारी हैं उस पर हिंदुस्तान अब और ज्यादा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि यहां पर युद्ध जो है जरूरी नहीं कि आमने सामने और जो है गन और बंदूक से ही लड़ी जाए, कई तरह का युद्ध हो सकते हैं, रणनीतिक तौर पर युद्ध हो सकते हैं। नाज़िर जी, आपको क्या लगता है अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, अभी जो आप तमाम हालात आप देख पा रही हैं और जिस तरीके से बड़े बड़े फैसले हिंदुस्तान की ओर से किए गए हैं, क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए इतना ही काफी है कि और कुछ नट बोल्ट टाइट करना चाहिए उनका? नहीं, हमारा मन तो वाटर स्ट्राइक और डिजिटल स्ट्राइक से भरा नहीं है। हम चांद पे जाते हैं, पाकिस्तान अपने झंडे पे ही चांद बना लेता है। हम रफाइल की बात करते हैं, वो लकड़ी का रफाइल बना करके बालू पे कूद जाता है। तो ऐसे लोगों को अब ये जो बहुत जज्बे वाली कौम है और ये जो फी सबीलिल्लाह वाली कौम है, ये जो जिहाद वाली कौम है और जिहाद के जस्टिफिकेशन पर लोगों को मौत के घाट पे उतारने वाली कौम है, अब इसका तख्ता पलट करना बहुत जरूरी है। आप देखिए इनकी फरफराहट, सरसराहट, झरझराहट और घबराहट इनकी देखिए। अताउल्लाह तहार जो पाकिस्तान का स्पोक पर्सन है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जो स्पोक पर्सन है, वो रात में 2 बजे 1:58 में ट्वीट करता है, मैं आ रहा हूँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, सब ऑनलाइन आ जाओ क्योंकि मैं भारत से होने वाले एयर स्ट्राइक के बारे में तुम लोगों को बहुत जानकारी देने वाला हूँ। अरे तू है कौन? तेरे पेट में चावल नहीं जा रहा है, तू आटा नहीं खरीद पा रहा है, तू भारत की खुद में इंक्वायरी देगा तो और बता क्या रहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अताउल्लाह खान? भारत जो है अब वो अपने रफाइल का काम करने वाला है। भारत जो है अपने भारत की सेना को भेज करके पाकिस्तान को खत्म करने वाला है। अब इसमें नया क्या बच्चा भैया? आदरणीय प्रधानमंत्री ने गौतम बुद्ध की धरती से, बिहार की धरती से ऐलान कर दिया था कि मिट्टी में मिला दूंगा। अब आती है बात कि पाकिस्तान की सरकार कितनी परेशान है और उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और उनके डिफेंस की पोजीशन क्या है। अब मैं आपको और व्यूअर्स को ये बताती चलूं कि पूरी दुनिया में भारत देश का डिफेंस पोजीशन 4वें पोजीशन पर है और पाकिस्तान का 12वें पोजीशन पर। हमारी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जितना महाराष्ट्र अकेला फाइनेंशियल पावर भारत सरकार को देता है, उतना फाइनेंशियल पावर जो है पूरे पाकिस्तान की भी नहीं है। अब मैं आपको सिर्फ एक कंपनी का नाम बताऊंगी और वो है LIC इंश्योरेंस कंपनी के पास फंड है, उतनी पूरी भारत सरकार के पास भी नहीं है। कल रात में 12 बजे के बाद की आपको बात बता रही हूँ कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के अकाउंट से एक ट्वीट हुआ जिसमें पाकिस्तान के शहबाज शरीफ अपने कंटेंट राइटर से ये लिखवा रहे हैं कि भारत ब्लड रिवर चला देगा और हम सबको मिट्टी में मिला देगा, जिसके लिए हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि हम 3 माह भी पाकिस्तान को चलाने के काबिल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैड अ टोटल फॉरेक्स रिजर्व ऑफ 15.436 बिलियन एज ऑफ अप्रैल 1825। भैया हमारा तो पॉकेट झाड़ देगा अगर महाराष्ट्र, हमारा तो ऊपर का पॉकेट अगर झाड़ देगा LIC कंपनी, हमारा तो आस्तीन अगर झाड़ देगा टाटा कंपनी,
हमारा तो अगर बायां पॉकेट झड़ देगा अंबानी तो हम तो पाकिस्तान का तख्ता पलट कर देंगे। तू कर क्या सकता है? तू खून की नदियां बहाएगा, तेरी नदियां बंद हो गई तो तू फड़फड़ाने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर देखिए बड़ी दिलचस्प सी बात है राजिया जी, पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी कम पॉपुलेशन है इनके पास। अगर ये बहुत धर्म के ऊपर उड़ते हैं तो पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक लोग जो है हिंदुस्तान में है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारी एक ही कंपनी जो है इनकी कुल अर्थव्यवस्था को बीट कर देती है। आखिर ये उछलते किस बात पर है, मुझे समझ में नहीं आता। जरा हमारे दर्शकों को बताएं आप जरा ये बात। ये उछलते हैं फी सबीलिल्लाह पर। इनको ऐसा लगता है कि जंग के मैदान में जैसे ही ये नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहेंगे, इनका तलवार बिना धार के और बिना उसके जंग को मिटाए चलने लगेगा। आप सोचिए कि जो लोग इस्लाम का परचम लहरा रहे थे और अपने यहाँ मुल्ला मौलवियों पर करोड़ों रुपए खर्च करके उनको सिक्योरिटी दिया करते थे, और जो मुल्ला मौलवी तस्बीदाना पढ़ के सिक्योरिटी के साथ जीप पर बैठता है, मैं उस मुल्ला मौलवी पाकिस्तान से पूछना चाहती हूँ, तस्बीदाना पर जो अल्लाह की आयत पढ़ते हो उस पर विश्वास नहीं है क्या? सिक्योरिटी पर ज्यादा विश्वास है क्या? उन आयतों पर, कुरान की उन आयतों पर विश्वास नहीं है जो तस्बीदाना पे पढ़ते हो? तुम्हारी जान मुंह को आ रही है पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में ही मुसलमानों के बीच में। अब देखिए, ये आज सुबह की बात है कि आई थिंक मेरे पास पूरा डिटेल आया हुआ है। लियाकतपुर स्टेशन पाकिस्तान से एक वो निकलता है, एक ट्रेन निकलती है जिसमें तेल जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कितने ही जो एयरलाइंस हैं वो तेल की वजह से बैठे हुए हैं। एयर होस्टेस जो है वो घर पे बैठी हुई है, पायलट जो है वो रेजिग्नेशन दे चुके थे कि भाई आप सैलरी देते नहीं हो और फ्लाइट पे तेल रहता नहीं है तो हम चलाएं तो कैसे चलाएं। तो एयरपोर्ट से लेकर के कॉलेज तक कर्जे में डूबा हुआ है। और जनरल आसिम मुनीर जो टू नेशन थ्योरी की बात करके मुसलमानों को भड़काकर हिंदुओं को मौत के घाट उतार रहा था, आज गायब कहाँ है? आज लापता है। तकरीबन 200 से ऊपर बड़े बड़े जो सेना के बड़े बड़े पद अधिकारी हैं पाकिस्तान के, वो विदेश जा चुके हैं। बिल्कुल। वजीर आज़म बिल्कुल हो चुका है। बिल्कुल ऑपरेशन के लिए याद कीजिए। बिल्कुल। और ये बातें जो है, मैं ये बोल करके आपका सवाल लूंगी, जब जनरल बाजवा की टांगे कांप रही थी अभिनंदन को भेजने के लिए और कह रहा था भेज दो अभिनंदन को, पसीने निकल रहे, टांगे कांप रही हैं, इमरान खान कुछ बोलना नहीं चाह रहा है, जल्दी भेजो, भारत नहीं तो रात में आ जाएगा हमारे पास। आज वही हालात फिर से पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं। ये हिजड़े हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने चूड़ियां पहन रखी हैं, लेकिन चुल मचाने की आदत कभी गई नहीं है। अब इसको मिटाना बहुत जरूरी हो चुका है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की मीडिया में क्या कुछ चर्चाएं इस समय चल रही हैं, थोड़ा सा आपको वो भी बताते चलें। पाकिस्तान की मीडिया में इस समय दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे आला अफसर हैं पाकिस्तान की फौज में जिन्होंने अपनी अपनी फैमिलीज को विदेशों में भेज दिया है, जहां पर उनके ठौर ठिकाने हैं वहां भेज दिया है, ताकि अगर जंग के हालात आते हैं तो उनके परिवार जो है कम से कम सुरक्षित रहे। ये तो इनके देश का हाल है। दूसरी बात ये कि एक और खबर ये आ रही है पाकिस्तानी फौज को लेकर के कि उनके जो कई बड़े अफसर हैं, इसके अलावा कई जो है सैनिक हैं, उनकी तरफ से जो है इस्तीफे दिए जाने शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में जो है इस्तीफे शुरू हो चुके हैं। हालांकि इसको लेकर के अभी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ये चर्चाओं का विषय लगातार पाकिस्तान में बना हुआ है, जिसको लेकर के पाकिस्तानी सेना की ओर से इसे बहुत सामान्य ढंग से लिया गया और बताया गया कि ये सामान्य प्रक्रिया है और ऐसा लंबे समय से चल ही रहा है, तो इसको इस सिचुएशन से कनेक्ट ना किया जाए। तो ये हाल है इस समय पाकिस्तान का। तो जंग की स्थिति में जब आमने सामने वॉर की स्थिति जब पनपती हुई दिखाई दे रही है, ऐसी संभावनाओं के बीच में पाकिस्तान की सेना में किस तरह की खलबली है वो अपने आप में नई चर्चा छेड़ रही है। नाजिया जी, क्या है ये? एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम जंग लड़ेंगे हिंदुस्तान से, दूसरी तरफ इनकी फौज में से जो है इतने इस्तीफे आने शुरू हो गए। हिजड़े हैं, गधे का व्यापार करते हैं, गधेड़ी का दूध पीते हैं, गधे वाला दिमाग है, और अवाम को भूखा नंगा रख करके ये एक ड्रामा खेलते हैं जो इन्होंने अमेरिका के साथ भी खेला था कि हमको पैसा देते रहो, हम उसामा बिन लादेन को पकड़ेंगे। बाद में पता चला अमेरिका को, जो पूरी दुनिया के सामने आया, कि उसामा बिन लादेन को रोटी बोटी दे करके इन्होंने अपने ही तहखाने में जमा करके रखा था। अभी देखिए जाकिर नायक को अपने ही तहखाने में जमा करके रखा है। अभी देखिए
जितने भी आतंकवादी हैं जिसको अज्ञात हमलावर मार करके और सीने और छाती पर गोलियां मार करके आ रहे थे, ये कहां से पाए जा रहे थे? ये तो पाकिस्तान से ही पाए जा रहे थे। पाकिस्तान की सेना से लेकर के, पाकिस्तान के जनरल से लेकर के, पाकिस्तान के वजीर आजम तक इतने बड़े जात के हिजड़े हैं जो अपने अपने शब्दों में ही पकड़ में आ जाते हैं। जंग सिर्फ सरहद के उस पार नहीं है राम जी, जंग सरहद के उस पार भी है। तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत पर मुसलमान का ठप्पा और इस्लाम का ठप्पा लगाना चाहते हैं, जो हसन नसरुल्लाह की मौत पर मातम करते हैं, जो याकूब मेमन की मौत पर जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, जो बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देने की कोशिश करते हैं, और जो अफजल गुरु के फांसी पर सर्वोच्च न्यायपालिका में मातम करने और छाती पीटने का काम करते हैं कि बेचारा हालात का मारा था। तो जंग दोनों तरफ से लड़ी जाएगी और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जंग छेड़ दी है। सारे हिजड़ों का हिजाब खुल रहा है, सारे हिजड़ों का बोरखा खुल रहा है और सबके सामने आ रहा है। ये जो आपने कि अभी ये बिल्कुल इसको अप्रोप्रिएट नहीं कह सकते हैं कि 200 सेना ने, पाकिस्तान की सेना ने जो इस्तीफा दे दिया, क्यों नहीं कह सकते अप्रोप्रिएट? क्यों नहीं कह सकते? तुमको आज का ही मौका मिला था रिजाइन करने का, तुमको पहले नहीं मिला था भाई। अगर हालात इतने बुरे हैं, भारत जो चौथे पोजीशन पर है हमारे डिफेंस में, हमारी इकोनॉमिकल सिस्टम इतनी वास्ट और फास्ट है, 56 मुस्लिम कंट्री हमारे समर्थन में है, एक भी मुसलमान कंट्री पाकिस्तान के समर्थन में नहीं है। ऐसे सिचुएशन अगर किसी का टेन्योर खत्म भी हो रहा था तो सेना जो वर्दी पहनता है वो अपने देश के लिए इतना लॉयल होना चाहिए कि अब हम 2 महीने और नहीं रिजाइन करेंगे, हम अभी बैठेंगे, जब ये मुसीबत की घड़ी हट जाएगी, बादल छट जाएंगे, तब हम जाएंगे छुट्टी पर। लेकिन ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान की 200 सेना के ऊपर पदाधिकारी बैठे हुए रिजाइन करते हैं, आसिम मुनीर भाग जाता है, लापता हो जाता है, घूंघट ओढ़ लेता है, आसिम मुनीर बुर्का पहन करके विदेश चला जाता है, बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री अपने 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 रिश्तेदारों को विदेश भेज देते हैं। इसका मतलब है मोदी का खौफ तो है भैया, और हमारे देश की सेना से थर थर कांप करके पैंट में मूत तो रहे हो तुम लोग, ये तो समझ में आ रहा है। भारत की अगर जो है हम रक्षा बजट की बात करते हैं तो पाकिस्तान की रक्षा बजट से लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ा रक्षा बजट जो है हिंदुस्तान का है। इसके अलावा जो कोर कमांड्स की हम बात करें तो हमारी सेना की स्ट्रेंथ ऐसी है कि हमारे पास 7 कोर कमांड्स है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 कोर कमांड है। इसके ऊपर जो है इतना उछलना, कहीं ये उनकी गलतफहमी तो नहीं कि भाई पीछे हमारा चीन बैठा हुआ है, चीन बड़ा हमारा साथी है, कहीं चीन के बल पर तो नहीं उछल रहे हैं कि चीन उतरेगा और युद्ध की स्थिति में बचाव करेगा उसका? इनकी देखिए दोगलापन, इनका गिरगिट वाला अंदाज देखिए कि चीन ने प्रत्येक मस्जिद को हगने की जगह बनाया है, प्रत्येक मस्जिद को, और जितने भी मुसलमान जाते हैं उनको कहता है चटाई बिछा के एक वक्त पढ़ ले नमाज, उसके बाद ये चटाई और अपना ये टोपी साइड में रख, और उसके बाद उनको रिहैब सेंटर में डाला जाता है कि जब तक तेरे सर से इस्लाम का भूत नहीं उतरेगा बाहर नहीं निकलने। ये है चीन। लेकिन चीन बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। तो चीन पर जो ये ताक लगाए बैठे हैं, मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से 56 मुस्लिम देश इनके मुंह पर थूक चुका है पाकिस्तान के मुंह पर, चीन भी थूक देगा। मैं एक कहावत मुझे, और जरा वही बताइए, जो चीन के उइगर मुसलमान हैं उनका क्या हश्र कर रहा है वो? हाँ, आप ये सोचो ना। और क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान को ऑलमोस्ट एक जमाना था कि अरब की कंट्री पाकिस्तान को समर्थन करती थी, कतर पाकिस्तान को समर्थन करता था, ईरान पाकिस्तान को समर्थन करता था, अकेला यूएई पाकिस्तान को समर्थन करके उसकी भिखारी वाली जिंदगी को रोक लेता था। अब अरब क्या कर रहा है, यूएई का क्या कर रहा है, भर भर करके कंटेनर में भर भर करके पाकिस्तानियों को निकालता है, बोलता है तू यहाँ आकर के मॉलेस्टेशन और रेप करता है और तेरी खाला फुप्पो आकर के यहाँ पर भीख मांगती है, हम रहने नहीं देंगे। तो ये एक ऐसा पाकिस्तान इस्लामिक देश है जो इस्लामिक दूसरे देशों से मुंह में थूक ले रहा है, वो लोग बेइज्जत करके फेंक रहे हैं। अब मुझे बिहार का एक कहावत याद आ गया है, खाली घड़ा ठटठनाता बहुत है और खाली पेड़ झरझराता बहुत है। तो पाकिस्तान की दूर और दशा बस इतनी ही हो चुकी है कि आवाज तेज है पर उस आवाज में दम कहीं पर भी नहीं है और उस आवाज में तेजी कहीं पर भी नहीं है। और ये इसीलिए साबित हो रहा है
कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का वजीर आजम है वो अपने बवासीर के इलाज के बहाना से बिस्तर पर है और आसिम मुनीर बुर्का पहनकर गायब हो चुका है। 56 मुस्लिम देश पाकिस्तान को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। चाइना डायलेमा पे है कि करेगा कि नहीं करेगा, और अगर एक चाइना देगा तो भारत से लड़ने भिड़ने के लिए चाइना को कम से कम भी तो 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी ट्रीटी से लेकर के बायलैटरल से लेकर के अर्थव्यवस्था से लेकर के जीडीपी से लेकर के हमारा जो इम्प्रूवमेंट है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो योजनाएं हैं, वो चाइना से डायरेक्ट दुश्मनी चाइना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सोचना पड़ेगा। और इस समय बिल्कुल इस समय जो दर्शक हमको देख रहे हैं वो भी अपने जो है राय हमारे साथ यहाँ पर जो है शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये नाज़िया जी, इस समय ये मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस लिहाज से हो सकती है कि पाकिस्तान पर इस समय दोहरी चोट की मार पड़ेगी अगर हिंदुस्तान ने हमला किया। अगर हम बात करते हैं सिंध प्रांत की, तो सिंध में जो है लिबरेशन के लिए अलग से मूवमेंट चल रहा है। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान को लिबरेशन के लिए वहां पर अलग मूवमेंट चल रहा है। तो इस समय अब भारत के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है कि भारत अगर चढ़ाई कर दे और पीओके वाला जो रीजन है जो कि उसने हथियार रखा है उसको हम एक्वायर कर लें। क्या ये संभव है कि अभी ऐसा किया जा सकता है? I think Ramjit, this is the golden opportunity to take back POK. और मुझे लगता है कि पीओके लेने हम जाएंगे और सूद समेत वापस आएंगे। जाएंगे तो मोर लेने, लेकिन सूद समेत वापस आएंगे, क्योंकि बलोच हमारे साथ भारत में जुड़ना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा भारत में जुड़ना चाहता है, सिंध प्रोवांस जो है वो भारत में जुड़ना चाहता है। और जिस हिसाब से अफगान और तालिबान ने खुले अंदाज में अपने गैजेट में और अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो भारत के साथ इस वक्त इस सिचुएशन में मोदी का साथ देगा, इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि कई ऐसे मुस्लिम देश है, इवन पाकिस्तान का बलोच, पाकिस्तान का सिंध प्रोवांस, पाकिस्तान का ही खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का गला घोटने के लिए और पाकिस्तान को खत्म करने के लिए परेशान है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हम जाएंगे पीओके लेने, पर आएंगे आधे से ज्यादा पाकिस्तान को भारत का अखंड भारत बना करके। बिल्कुल। और जिस तरीके से चीन जो है पाकिस्तान के मार्फत अपनी जो कुनीतियां हैं वो भारत के ऊपर थोपने की कोशिश करता है, यहां पर जो है ये भी लगातार देखिए कितनी शर्मनाक बात है नाज़िया जी। मतलब पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा विरला देश है जिसने अपने भूभाग को जो है चीन को बेच दिया था। चीन ने वहां से जो है अपना सिल्क रूट निकाला और उस लैंड को उसने एक्वायर किया। कितने शर्म की बात है कि हम अपनी मातृभूमि का हिस्सा जो है चीन को बेच दे रहे हैं। तो ये जो है पाकिस्तान ये कर चुका है, तो दुनिया भर में जो है कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। उसके पास अपनी जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके पास वो लुटी पड़ी है पूरी तरह से। जो उसके पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो तकरीबन खाली होने की कगार पर है। सेना उसकी हाफ रही है। उसके जो है पूर्व जनरल से बयान दे चुके हैं कि भाई हम युद्ध की स्थिति में नहीं है, हमारे टैंकरों में तेल नहीं है। तो ऐसा कटोरा लेकर के भीख मांगने वाला देश जो है भारत के साथ में टकराने की बातें कर रहा है। और खासतौर से यहाँ पर मुझे नाम जो याद आ रहा है बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो की मां जो थी, बिल्कुल बिलावल भुट्टो की मदर को जो है बम से उड़ा दिया गया था, उनके नाना को फांसी पर लटका दिया गया था। वो व्यक्ति ऐसा बयान दे रहा है कि अगर पानी रोका तो हम जो है सिंधु में हिंदुस्तानियों का खून बहा देंगे। वह इस तरह घटिया और जलील बातें कर रहा है। इनके नेताओं की ज़हनियत आखिर है क्या? आप देखिए ना, आज दोपहर में पाकिस्तान के पार्लियामेंट पर एक इमीडिएट नोटिस देकर के एक सभा बुलाई गई थी जिसमें सेंटिमेंटल बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि बैठ करके बात करने में बुराई क्या है। उसके बाद एक महिला है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, वो हमारे देश के सिखों को उकसा रही थी और कह रही थी कि हमारे देश के जो भी भारत की सेना में सिख है वो कभी भी पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि ये गुरु नानक की धरती है। क्या हमारे देश की सेना के सिख और भारत के नागरिक सिख ये भूल गए हैं कि किस तरीके से मुगलों ने अत्याचार किया था? और गुरु नानक की धरती है इसलिए तो लेने आ रहे हैं, अब एक पन दो काज करेंगे ये इसलिए तो लेने आ रहे हैं। तो अब ये सेंटिमेंटल बातें की जा रही है। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने ये बात कही है, क्या बिलावल भुट्टो अपनी माँ को इंसाफ दिलवा पाया पाकिस्तान की आर्मी से? क्या बिलावल भुट्टो अपने नाना को इंसाफ दिलवा पाया पाकिस्तान की आर्मी से? बिल्कुल याद है, मैंने इतिहास के पन्ने में पढ़ा था
कि बेनजीर भुट्टो की पार्टी जब वहां पर वजीर आजम के लिए वहां पर इलेक्शन लड़ रही थी, तो एक कुतिया के गले में एक लालटेन डाल करके उनके उनके पार्टी के चिन्ह का प्रचार जो है अपोजिशन पार्टी ने करवाया था। तो बिल्लो रानी कमर लचकाने वाला क्या अपने माँ की इस बेइज्जती का बदला पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के अपोजिशन पार्टी से या पाकिस्तान की आर्मी से ले पाया? जो अपनी माँ की मौत पर मातम ना करके मुजरा करता है, जो अपने नाना की मौत पर मातम ना करके मुजरा करता है, ऐसा बिल्लो रानी की गीदड़ भक्तियों से भारत न डरने वाला है, न डरेगा कभी। बिल्कुल। और जिस तरीके से बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि हिंदुस्तान ने शुरुआत की अगर, तो बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। और इनकी हेकड़ी देखिए, जिस तरीके से जो है अब बॉर्डर रीजन जो है, जैसे कुपवाड़ा हो गया और बाकी और जो बॉर्डर एरियाज है, वहां पर लगातार जो है शेलिंग की जा रही है, वहां पर लगातार जो है रात के समय खासतौर से जो है लगातार फायरिंग की जा रही है। ये जो है मतलब एक तरफ आप जो है इन्फिल्ट्रेशन करवाते हैं, आतंकियों का कत्लेआम मचवाते हैं, हिंदुस्तान में शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ जो है इनको डर इस बात का है कि रात में फायरिंग करते रहो, कहीं हिंदुस्तानी फोर्स जो है अंदर ना घुसाए अटैक करने के लिए। तो यही इनके अंदर डर डर बसा हुआ है। अब यहां पर जो है मैप्स थोड़ा सा ही जानने की कोशिश करना चाहता हूं कि अब यहां पर जो है भारत, अब क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी हैं और तमाम चीजें आप, तमाम पहलू आप जानती समझती हैं इसके, तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं और हमारे दर्शकों को कि क्या हिंदुस्तान के लिए अब ये समय बहुत उचित है कि जब उसके ऊपर अब चढ़ाई करके ये साबित कर देना चाहिए कि अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? क्या ये सबक सिखाने का माकूल अवसर है या फिर पहले की ही तरह वापस जो है इनको वार्न करके छोड़ ही दिया जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी वार्न करके छोड़ने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जिस हिसाब से एक्शन मूड में आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोभाल जी हैं, डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं, मुझे नहीं लगता है, और मैं एक्सपेक्टेशन भी यही रख रही हूँ कि इस बार सबक सिखाकर नहीं छोड़ा जाएगा आर्या पाक का सिचुएशन। और ये पाकिस्तान को भी समझ में आ चुका है, ये पाकिस्तान को समझ में आ चुका है, क्योंकि 2016 की वार्निंग थी, फिर 2018 में वार्निंग थी, फिर 2021 में वार्निंग थी, फिर अभी 2024 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे और श्रद्धालुओं के ऊपर आतंकी हमला किया गया, तब भी वार्निंग दी गई थी। अब वार्निंग से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन से काम चलेगा, और वही किया जाएगा जो नेतन्याहू ने हमास और गाजा के साथ किया, सेम वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कीदड़ भपकी इनकी बंद नहीं होने वाली है। ये जज्बे वाली कौम है, इनके पास कुछ रहे ना रहे, आटा रहे, रोटी रहे ना रहे, इनके पास जोश रहे ना रहे, लेकिन ये जज्बे वाली कौम है, जुबान में जज्बा रहेगा और ये अपने आतंकियों को पाल पोस करके भेजते रहेंगे। और हम कब तक खून के आंसू रोते रहेंगे? तो दिस इज द हाई टाइम टू टेक एक्शन, डायरेक्ट एक्शन। और आदरणीय प्रधानमंत्री बिल्कुल इसी मूड में है, और ये बहुत ही खूबसूरत चांस है पीओके लेने का और पीओके पर कब्जा करके अपने भारत में दोबारा ज्वाइन करने का। बिल्कुल पाकिस्तान घिरा हुआ है। आज भारत की सेना अगर पीओके लेने जाती है तो ब्लोच हमारा समर्थन करेगा, खैबर पख्तूनख्वा हमारा समर्थन करेगा, अफगान हमारा समर्थन करेगा, कतर हमारा समर्थन करेगा, पूरा यूएई हमारा समर्थन करेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत मौका है पाकिस्तान को घुटने के नीचे लेकर आने का और आदरणीय प्रधानमंत्री को अपने स्टेटमेंट को सच साबित करने का कि मिट्टी में मिला दूंगा। बिल्कुल, मिट्टी में मिला दूंगा, ये स्टेटमेंट था भारतीय प्रधानमंत्री का। और नाजिया जी को आप सुन रहे थे, नाजिया जी का बिल्कुल यही कहना है, जो इस समय देश का कंसेंसस है, लगातार यही बातें कह रहा है कि ये बहुत माकूल वक्त है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दुनिया की कई महाशक्तियों ने भारत को अपना खुला समर्थन दे दिया है, भारत से सहानुभूति जताई है, और खास तौर से इजराइल और आज ही जो है यूनाइटेड किंगडम ने भारत को समर्थन दिया है कि वहां पर जो पहलगाम में हुआ सरासर गलत था। इंडिया अगर रिटेलिएट करता है तो उसका नैतिक समर्थन हिंदुस्तान के साथ में रहेगा। अब बहरहाल पिछले कुछ दिनों से लगातार ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं। कल ही उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, क्या कुछ चर्चा हुई उसको फिलहाल गोपनीय रखा जा रहा है, लेकिन यहां पर चर्चा एक और है कि हिंदुस्तान साइलेंट होकर के बैठने वाला नहीं है, क्योंकि वो हिंदुस्तान नहीं है जो पहले था। मिजाज और अंदाज बदल चुके हैं, और ये बदला हुआ अंदाज किस तरीके से पलटवार करेगा वो फिलहाल यहां पर देखने लायक होगा। बहरहाल पल पल की जानकारियां आपको यहां पर मिलती रहेंगी। हमारी जो खास मेहमान थी नाजिया इलाही खान जी, हम इनसे फिलहाल यहां पर इजाजत लेते हैं इस वादे के साथ में कि नाजिया जी के साथ हम वापस जुड़ेंगे और फिर
जब नई डेवलपमेंट होगी और जो नया कुछ होगा इसके अंदर, तो उसमें हम इनको जरूर कनेक्ट करेंगे। नाज़िर, धन्यवाद आपका। हर हर महादेव।